हेलो दोस्तों, जेएस गाइड लर्निंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जो पिछला मैंने सीरीज करवाया था हिस्ट्री का। जो 10 एमसीक्यू मैंने पिछली बार कराया था, उसी सीरीज को मैंने आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर एक जो दूसरा क्लास में लेकर आया हूँ, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। उसमें मैं फिर आगे जो है 10 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा और उस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेरी है इन सारों को मैं फिर धीरे धीरे क्या है एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। तो आपके स्क्रीन पर ये मेरा पहला क्वेश्चन ये है, किसने बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप याद कीजिए, जब मैंने बताया था कि जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, जब 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब जो थे वो मीर कासिम थे, इनके साथ जब रॉबर्ट क्लाइव ने जब लड़ाई लड़ी थी तो उसके बाद जो है उनकी जीत हुई थी और इलाहाबाद की संधि 1765 में उन्होंने किया। 1765 में जब उन्होंने इलाहाबाद की संधि की तो उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो दीवानी जो बंगाल की प्राप्त हुई, दीवानी का मतलब राजस्व, राजस्व का जो कलेक्शन है, टैक्स का जो कलेक्शन है वो अपने अंडर में उन्होंने ले लिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बंगाल में एक नवाब जो है इन्होंने अपॉइंट किया और उसके बाद से जो बंगाल के जो नवाब थे वो नजमुद्दौला थे। नजमुद्दौला जो बंगाल के नवाब अपॉइंट किए और नजमुद्दौला के को इन्होंने क्या किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी कि आप प्रशासन संभालिए और राजस्व और दीवानी की जिम्मेदारी मेरी है। तो सेना, पुलिस प्रशासन, सेना, न्याय व्यवस्था, इन सारे चीज़ों को नजमुद्दौला संभालने लगे और रॉबर्ट क्लाइव जो है वहाँ की दीवानी और वहाँ का राजस्व का जो कलेक्शन खुद करने लगे। ये दोहरी तरह की जो क्या की पद्धति थी, सिस्टम था, इसी को कहा जाता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में, पहले बता चुका है, बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें जमींदारों को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित दोहरी शासन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का अधिकार था। ठीक है, राजस्व कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन वो खुद अपने हाथों में रखे और बंगाल के नवाब जो थे वो नजमुद्दौला जो थे उनको प्रशासन का, निजामत का अधिकार था। इस प्रणाली को 1765 में लागू किया गया और 1772 तक ये सिस्टम चली। फिर उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाए जाते हैं और वारेन हेस्टिंग्स ने आकर 1773 में जब वारेन हेस्टिंग्स आए तो उन्होंने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा क्या है कि टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे जिनसे अंग्रेजों ने चौथी मैसूर युद्ध में लड़ाई लड़ी? किस राज्य के शासक थे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अंग्रेजों के साथ जो मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 4 मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम मैसूर युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वो हैदर अली के साथ हुआ था और हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। तो हैदर अली के साथ जो है वो पहला मैसूर युद्ध हुआ और दूसरा मैसूर युद्ध हुआ और बाकी जो दोनों मैसूर युद्ध, जो तीसरा और चौथा है, वो दोनों टीपू सुल्तान के बीच हुआ था और अंग्रेजों के, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो टीपू सुल्तान जो है कहा जा रहा है किस राज्य के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। ठीक है, यह मैसूर के शासक थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यही जो है वो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो हारने की स्थिति में थे। तो उन्होंने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही जो उनके बेटे थे उनको ही उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो है ना मुक्त कर दिया, छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो है चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये गलत लिखा गया मराठा युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1799 में होती है, जिसमें 1799 में चौथी मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू को हरा दिया और इनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने मैसूर पर क्या किया, कब्जा कर लिया और मैसूर को नया राज्य घोषित कर उसके पुराने हिंदू राजवंश, पुराना उसके पहले जो था पुराने हिंदू राजवंश का शासन चल रहा था, कृष्णराज तृतीय उसके जो थे उसको जो है ना इन्होंने सौंप दिया। कृष्णराज तृतीय को जो है ना वो सहायक संधि कर ली और यही कृष्णराज तृतीय जिसके साथ वो उन्होंने सहायक संधि, पिछले मैंने क्वेश्चन में मैंने एक बार एमसीक्यू में कराया था
कि सहायक संधि कब की गई थी, तो मैंने बताया था कि 1798 में सहायक संधि स्टार्ट हुई थी और 1798 में सबसे पहले यही हैदराबाद के निजाम के साथ जो है ना सहायक संधि की थी, क्योंकि संधि पर तो हस्ताक्षर पहले ही कर चुके थे। फिर उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई, इनको मार दिया गया और मारने के बाद जो है फिर वहाँ पर कृष्णा तृतीय को जो है ना अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया गया और उनके साथ इन्होंने उसने चूंकि कृष्णा तृतीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। देखिए बक्सर की लड़ाई चुकी थी और रॉबर्ट क्लाइव जो उसके मेन हेड थे। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में जो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, तो 1765 में फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और इन्हीं रॉबर्ट क्लाइव ने ही वो इलाहाबाद की संधि की थी। लेकिन चूंकि बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, तो इसमें जो सेना था वो सेना को लीड कौन कर रहा था, तो सेना को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के द्वारा सेना को लीड किया जा रहा था और अंग्रेजों ने फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कह रहा है, तो सबसे पहले जो फर्रुखसियर के जो फरमान थे 1717 में इन्होंने मीर कासिम को मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था। चूँकि 1727 ईस्वी तक ये जिंदा थे, फिर 1727 ईस्वी में इनके मरने के बाद जो है उनके दामाद जो थे शुजाउद्दीन, उनके दामाद कौन थे, शुजाउद्दीन थे, उनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया। तो बंगाल का सूबेदार वो बन गए। लेकिन चूंकि सवाल हमारा क्या पूछता है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शिद कुली खान ही थे। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि जनरल मुर्शिद कुली खान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी। कहीं कहीं पे जो है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भ्रम आ जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि 1611 में जो है ना आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में शुरू की गई थी, कोई कहता है 1613 में शुरू की गई थी। तो इसका चूँकि एग्जैक्ट आंसर ये है कि 1613 में यह कंपनी सूरत कहाँ है, गुजरात में। 1613 में जो है ना ये कंपनी सूरत में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इससे पहले जो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम वाली जो कहानी है वह ये था कि 1608 में जब अंग्रेजों के जो जहाज़ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जहाज़ थी वो गुजरात के निकट ही आई। कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में जो है जहांगीर के दरबार में जाते हैं और बिज़नेस करने की परमिशन मांगते हैं कि महाराज मुझे बिज़नेस करने की परमिशन दे दी जाए। तो 1609 ईस्वी में जो है जहांगीर के द्वारा ये अनुमति दे दी जाती है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर मसूलीपट्टनम 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति मिल जाती है, लेकिन वो फैक्ट्री जो है स्थापित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बाद में जाके फिर 1613 में यही फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है। इसीलिए कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पूरी तरह से अस्थायित्व का जो थी है तो वो जो है वो सूरत हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया। देखिए लिखा है अस्थायी कारखाना। इससे पहले 1611 में दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में एक कारखाना खोला गया था, लेकिन यह रन नहीं कर पाया, इसका जो है उद्घाटन नहीं हो पाया। 1608 में कंपनी का पहला जहाज गुजरात के सूरत में पहुंचा और जहांगीर की अनुमति से उन्होंने 1611 में उन्हें अनुमति मिली मसूलीपट्टनम के लिए, लेकिन यह जो है फैक्ट्री नहीं खुल पाई। इससे बाद से 1613 में उन्होंने पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि पलासी की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी। मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में कराया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी 1700 कब हुई थी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। मीर जाफर की गद्दारी के कारण बैटल ऑफ प्लासी जो था उसमें जो है सिराजुद्दौला को हार खानी पड़ी और बंगाल जो है अंग्रेजों के हाथों उन्हें गंवानी पड़ी मीर जाफर की गद्दारी के कारण। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी, दरअसल प्लासी है कहाँ। प्लासी जो है यह बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है प्लासी, और यह बंगाल में किस नदी के किनारे है, तो यह है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, चलिए
अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिशों ने मुगल दरबार में प्रवेश किया था। मैंने अभी आपको बताया था कि 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ जो है गुजरात के निकट पहुंची थी, तो उन्होंने 1609 में कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था उसका, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ये लोग हाजिर हुए थे। तो सबसे पहला ये सवाल क्या है कि मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिशों ने मुगल दरबार में प्रवेश किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था वो किस उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, सबसे पहले यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रहेगा, जैसे 1773 का नाम याद आए तो आपको गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का नाम ध्यान में आना चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है इन्हीं के समय पास हुआ। ये किस उद्देश्य से लाया गया था, तो यह लाया गया था कंपनी के प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए। दरअसल था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे जो कंपनी में भ्रष्टाचार कर रहे थे, जैसे कि टैक्स का घोटाला हो गया या और भी सारी चीज़ कर रहे थे। तो उसके बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चली, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया था। ठीक है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट से प्रशासन को नियंत्रित किया जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इससे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया था। उसका असल आंसर है कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। अगला सवाल क्या कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, आप बताइए। 1773 मैंने बताया था कि बंगाल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। 1773 में जब वारेन हेस्टिंग्स बने तो इन्होंने क्या किया, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है। मैंने बताया था कि दोहरी पद्धति के बारे में। तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया, इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो किसके द्वारा लाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। और 1773 में जब वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, तो यह वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के प्रशासन को किस तरह चलाते हैं, इनकी देखरेख किस तरह हो रही है, इसको चेक करने के लिए 10 साल के बाद जो है, 10 साल के बाद, लगभग 10 से 11 साल के बाद जो है, एक जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। वो लाया जाता है 1784 में। इसका नाम पिट्स क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था पिट्स द यंगर, और उन्हीं के नाम से जो है ये चीज़ें लाई गई थी। ये कंपनी के चेक करने के लिए कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना हुई थी। एक और चीज़ याद रखिएगा कि कंपनी के भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार की सीधी निगरानी शुरू हुई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती थी। अगला सवाल क्या कहता है कि डुअल गवर्नमेंट प्रणाली को किसने समाप्त किया था। मैंने डुअल गवर्नमेंट प्रणाली के बारे में 3 बार मैंने आपको बता चुका है कि दोहरी पद्धति जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। दोहरी पद्धति क्या थी, तो दोहरी पद्धति का मतलब ये है कि कंपनी के प्रशासन की जिम्मेदारी वो नवाब को दे दी गई और राजस्व और दीवानी की जिम्मेदारी जो है वो अंग्रेज अपने हाथों में लिए। यही था डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। तो डुअल सरकार प्रणाली को समाप्त किसने किया था, तो 1772 तक यह चला, और 1773 में क्या कौन आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, और इन्होंने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में डुअल सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी द्वारा डायरेक्ट शासन शुरू किया। कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्ट शासन में आ गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।